हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप वेल एंड गुड। एंड हर सेशन में आप लोग, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ यार आप लोगों से कि आप वेल एंड गुड होंगे। एंड भाई देखिए, मैं लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज द एप्लीकेशंस ऑन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन द सेकंड थ्योरम। और थ्योरम का मीनिंग तो आपको पता है ना कि थ्योरम मीन्स दैट वन थिंग, कि भाई जो सब चीज़ों पे एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है ना। तो हम अभी अपनी सेकंड थ्योरम की तरफ मूव करेंगे, दैट इज स्टोक्स थ्योरम, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर नॉट पर्टिकुलरली फॉर द मैथमेटिकल स्टूडेंट्स। आई मीन टू से दैट नॉट पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स हु are getting mathematics in their graduation level, and but that is also beneficial for the students who also takes a subject physics, ठीक है ना। क्योंकि फिजिक्स में भी आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैथ्स में तो है ही, ठीक है। और अभी तो हम फिजिकल बेसिस पे चल रहे हैं, तो हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, ठीक है। तो अब चलेंगे, अब ये थ्योरम मुझसे कहती क्या है, या फिर इस थ्योरम के मुझे बेनिफिट क्या है, ठीक है ना। तो हम पहले तो भाई कोई भी थ्योरम आप अगर कोई पढ़ रहे हो, या फिर किसी भी फिजिशियन ने या किसी भी मैथमेटिशियन ने अगर कोई थ्योरम डेराइव करी, तो बेसिकली उस डेरिवेशन का पर्पज क्या होता है? उस डेरिवेशन का पर्पज होता है ताकि मुझे थोड़ा सा चीज़ों को सीखने में या चीज़ों को समझने में ईजीनेस लगे, ठीक है ना, सरलता मिले। जैसे लोग पहले पत्ते के वो पहनते थे, कपड़े पहनते थे यार, अगर मैं आदि मानव काल की बात करूँ, धीरे धीरे आप पैंट पे आए, तो पैंट में एक जिप लगाने लगे, जीन्स लगाने लगे, ठीक है ना। तो वो सब क्या है? दीज आर द फैसिलिटीज विच यू आर यूजिंग राइट नाउ, ठीक है। तो थ्योरम भी इसी तरह की एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी दी गई प्रॉब्लम को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब देखिए मेरे को स्टोक्स थ्योरम है क्या। पहले तो मैं इसके मैथमेटिकल साइंस की बात करूं। देखो मैथमेटिकल साइंस में अगर मुझसे क्या कह रही है, यहाँ पर एस मतलब सरफेस, सरफेस कहने का मतलब आपको पता है कि हम एरिया की बात करें जिसमें लंबाई और चौड़ाई दो चीजें होंगी। तो यहाँ पर दो इंटीग्रल लगे हुए हैं, और यहाँ पर क्या है, आपका एक लाइन इंटीग्रल लगा हुआ है, मतलब सिंगल इंटीग्रल। आइदर आप लेंथ की बात करें, ब्रेथ की बात करें, या फिर हाइट की बात करें, मतलब हम सिंगल कर्व के अलोंग चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी आपका, जैसे अगर मैं यहाँ को इस स्पेस को रफ वर्क के लिए एज ए यूज कर लूँ, तो अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं, फिर ऐसे मूव कर रहे हैं, फिर ऐसे मूव कर रहे हैं, तो हम एक सिंगल वन डायमेंशनली तो मूव कर रहे हैं। अगर मैं इधर को एक्स एक्सिस कह दूं, ये वाई एक्सिस, फिर अलोंग एक्स एक्सिस, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, फिर अलोंग वाई एक्सिस, अगर ऊपर वाली वाई को मैं पॉजिटिव कह रहा हूं तो ये नेगेटिव हो गया। तो ये क्या है, हम सिंगल लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया में एक्स भी शामिल हो जाएगा, वाई भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये थ्योरम क्या कह रही है, मुझे थ्योरम क्या कह रही है कि अगर मेरे पास कोई सरफेस है, ठीक है ना, अगर मेरे पास कोई सरफेस है जिसमें हम किस वेक्टर फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं, वेक्टर फील्ड ए वेक्टर को डिफाइन करें। अब वो सरफेस आप चाहे किसी को कंसीडर कर लो। वेक्टर फील्ड कहने का मतलब इसके प्रत्येक पॉइंट पर, इस सरफेस के अंदर प्रत्येक पॉइंट पर मैं एक वेक्टर क्या कर सकता हूं, आई कैन स्पेसिफाई अ वेक्टर क्वांटिटी। हर एक पॉइंट पर एक वेक्टर फील्ड हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसा हमने इससे पहले भी पढ़ा है गॉस डाइवर्जेंस में, या फिर जब आपने कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, या फिर ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी, या फिर डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, वहां पर मैंने सारी चीजें डिफाइन कर रखी है। तो हम एक ऐसे सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं जो किसमें खींचा गया हो, वेक्टर फील्ड ए में खींचा गया हो। तो हमसे ये थ्योरम कह क्या रही है, पहली चीज तो, या फिर इस थ्योरम का हमारा पर्पज क्या है। देखो यहां पर थ्योरम में यहां को लगा हुआ है सरफेस इंटीग्रल, मतलब एरिया के रिस्पेक्ट में, और यहां लगा हुआ है मेरा कौन सा इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल, मतलब एक ही लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये थ्योरम मुझे किस चीज के लिए एनेबल करती है, ये थ्योरम मुझे ये चीज बताती है कि मैं किसी भी लाइन इंटीग्रल को, मतलब जो वन डायमेंशनली लिया गया इंटीग्रल है, उस इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में क्या कर सकता हूं, आई कैन कन्वर्ट, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब ठीक उसका जस्ट अपोजिट ले लीजिए। आई इट मीन टू से दैट ये मुझे थ्योरम क्या एनेबल कर रही है, मतलब किस योग्य बना रही है कि मैं किसी भी लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करने में सक्षम हूं सरफेस इंटीग्रल में, और सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर सकता हूं लाइन इंटीग्रल में। क्लियर? अच्छा, अब सेकंड वन थिंग कि भैया थ्योरम क्या कह रही है मुझसे। भाई इस थ्योरम के स्टेटमेंट को ये तो आप आसानी से लिख लेंगे, मैं भी जब यहां पर समझाऊंगा ना आप लोगों, और आप मेरे साथ खुद प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना, इसको बोलेंगे। क्योंकि अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट याद रहा तो आपको डेफिनेटली ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो ये मुझसे कह क्या रही है, ये थ्योरम मुझसे कह रही है कि अगर हम किसी वेक्टर फील्ड के कर्ल का, तो हम कर्ल ऑलरेडी, किसी वेक्टर फील्ड के कर्ल का किसी सरफेस एस पर लिया गया सरफेस इंटीग्रल, किसी वेक्टर फील्ड ए वेक्टर के कर्ल का किसी सरफेस एस पर लिया गया सरफेस इंटीग्रल उसी वेक्टर फील्ड, देखो सेम लिया मैंने, यही लिया हुआ, उसी वेक्टर फील्ड के क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है।
जहां पर C उस सरफेस की बाउंड्री है, लेकिन कैसी बाउंड्री है? क्लोज्ड। इज दैट क्लियर? जैसे अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो जैसे मेरे पास ये है कि आप एक बाउल देख रहे हो, ठीक है ना, ये बाउल क्या है भाई, इसका सरफेस तो ये सारा है, क्लियर, ये सारा सरफेस है, लेकिन ये इसका जो सरफेस एरिया है ना, बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड है, क्योंकि यहां से तो खुला हुआ है ना। या फिर आप लोटा ले लो, घर में लोटा यूज करते हो, ग्लास यूज आप लोग करते हैं, वो नीचे से तो पूरा क्लोज है, ग्लास की बात करूं या फिर लोटे की बात करूं, वो सारा नीचे से क्लोज है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन क्या उसका टोटली ओपन है। लेकिन अगर मैं यहां पर जब हम क्लोज्ड बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो ये जो लाइन दिख रही है ऐसे करके अगर मैं ट्रेस करूं, ये क्या है, पूरी तरह से क्लोज्ड है, ये बाउंड्री आपकी क्लोज है। और लेकिन ये बाउंड्री कितने सरफेस को कंटेन कर रही है? सारा सरफेस कंटेन कर रही है। आ रही बात क्लियर? तो यहां पर एक चीज ये थ्योरम में ध्यान रखिएगा कि मेरी पेरीफेरी मींस बाउंड्री तो हमेशा क्लोज है, ये बाउंड्री हमेशा क्लोज है, लेकिन उस बाउंड्री द्वारा एनक्लोज किया गया सरफेस एरिया इट मे बी और मे नॉट बी क्लोज्ड, वो क्लोज हो भी सकता है या नहीं भी, बोथ ऑफ द कंडीशंस आर एप्लीकेबल, ठीक है ना। जैसे इस वाले केस में अगर हम ओपन सरफेस की बात करें तो यहां पर तो ओपन सरफेस है भाई, इस साइड से तो ओपन है मेरा सरफेस एरिया, ठीक है ना, तो यहां से तो ओपन है भाई, ये सरफेस एरिया तो टोटली ओपन है भाई, यहां पर मैं भाई एक्स डायमेंशन वाई डायमेंशन करूंगा तो ये सरफेस बन गया ना मेरे लिए, तो ये सरफेस एरिया तो ओपन है, लेकिन हाँ इसकी इस सरफेस को बाउंड करने वाली जो बाउंड्री है ये टोटली क्या है? क्लोज्ड है। इसीलिए हमने यहां पर क्या देखो क्या लिखा मैंने, फिर से आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, किसी वेक्टर फील्ड के कर्ल का, इसका क्लियर, आप मेरे साथ बोलने की कोशिश भी करिएगा इस चीज को, किसी वेक्टर फील्ड के कर्ल का किसी सरफेस S पर लिया गया सरफेस इंटीग्रल, अब ये बाउंड नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी बाउंड, किसी वेक्टर फील्ड के कर्ल का किसी सरफेस S पर लिया गया सरफेस इंटीग्रल उसी वेक्टर फील्ड के क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है। आगे बात क्लियर? जहां पर ये जो C है उस सरफेस को बाउंड करने वाली बाउंड्री है, तो यही चीज मैंने यहां पर दूसरी बुक में लिख दिया। देखो मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड टेकन ओवर एनी सरफेस S इज इक्वल टू द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ द सेम वेक्टर फील्ड, वो उसी क्लोज लाइन इंटीग्रल के बराबर है, किसके? सेम वेक्टर फील्ड के, वेयर सरफेस S इज बाउंडेड बाय द क्लोज्ड बाउंड्री C, जहां सरफेस S किसके द्वारा बाउंड किया जा रहा है? क्लोज बाउंड्री C के द्वारा बाउंड किया जा रहा है। तो यहां पर भाई हमको पहली चीज तो क्या, जब आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, ये थ्योरम मुझे किस चीज के लिए अवेलेबल कर रही है कि मैं सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में और डबल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो आप यहां पर इस चीज को लिख सकते हैं, दिस थ्योरम enables us to convert surface integral to line integral and वाइस वर्सा। अब जो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी वाले बच्चे इस चीज को क्या लिख सकते हैं कि ये थ्योरम मुझे इस योग्य बनाती है कि मैं सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में और लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूं। यहां पर वाइस वर्सा का मीनिंग वही चीज है, लेकिन आप थोड़ा सा हिंदी वालों के लिए ये हो जाता है थोड़ा सा कि वाइस वर्सा लिखना थोड़ा सा उचित नहीं रहता, तो इसके साथ में आप क्या यूज करें कि ये थ्योरम मुझे किसमें एबल बना रही है, सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करने में और लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने में एबल क्रिएट कर रही है, मतलब उसके उस योग्य बना रही है। अब बात करते हैं इस थ्योरम के वेरिफिकेशन की। भाई ये थ्योरम किस लिए इजाद की गई? मैंने आपको क्या बताया कि भाई कहीं पर हमारे पास प्रॉब्लम आई जहां मुझे सरफेस दिखाई दे रहा है, लेकिन यार मेरे को ज्यादा इजी पड़ रहा है कि भाई मैं लाइन इंटीग्रल के थ्रू उसको सॉल्व करूं, या फिर लाइन इंटीग्रल मेरे को मिल रहा है लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उसको सरफेस के थ्रू सॉल्व करूं, तो ये मुझे थ्योरम काफी बेनिफिशियल हो जाती है। तो इसका वेरिफिकेशन, तो हम मान ले रहे हैं कि मेरे पास कोई भी एक सरफेस है, भाई इसी तरह से आप इस सरफेस को कंसीडर कर दिए लाइक दिस बाउल, क्लियर। तो कोई भी हम एक रैंडम सरफेस खींच ले रहे हैं, जो सरफेस खुद क्लोज हो जरूरी नहीं, मैंने क्या बोला था अभी, ये सरफेस क्लोज हो ये जरूरी नहीं है, क्लियर, लेकिन हाँ उसकी बाउंड्री जरूर क्लोज होगी। तो कोई भी एक रैंडम सरफेस खींच ले रहे हैं, इस तरह से हम कोई भी एक रैंडम सरफेस खींच लिया मैंने, लेकिन हाँ बाउंड्री क्लोज है, ये बाउंड्री मेरी क्या हो गई? क्लोज होगी। और यहां पर आप ट्रेसिंग कैसे भी कर लीजिए, चाहे आप क्लॉकवाइज चल लीजिए, जैसे मैंने तो अभी एंटी क्लॉकवाइज चलाऊं, और एंटी क्लॉकवाइज चलने का पर्पज भी आगे आपको समझ में आ जाएगा, क्लॉकवाइज में हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो आगे आप समझेंगे अभी क्या चीज मैं बोल रहा हूं। तो हमने क्या किया, एक
सरफेस कंसिडर कर लिया है स्पेस में जो किसमें खींचा गया हो, वेक्टर फील्ड ए के फील्ड में खींचा गया है, क्लियर। और इस सरफेस को बाउंड करने वाली बाउंड्री कौन सी है, सी है। और ये कितने सरफेस को एनक्लोज कर रहा है, ये सरफेस एस को एनक्लोज कर रहा है, क्लियर। तो जितनी चीजें हमने कंसिडर करी, हमने कंसिडर क्या किया कि लेट कंसिडरिंग एन ओपन सरफेस, चलिए मैं ओपन ही लेके चल रहा हूं, एन ओपन सरफेस एस in the vector field, in the vector field a vector having closed boundary C, जिसकी बाउंड्री तो क्लोज है लेकिन सरफेस मेरा खुद क्या है, ओपन सरफेस है। अच्छा, अब अगर मुझे इस थ्योरम को वेरीफाई करना ना, थोड़ा सा आपको कर्ल को भी रीड करना पड़ेगा, जो मैंने पिछले सेशन में या फिर जब मैंने कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड जब आपको पढ़ाया था उससे मैंने कर्ल की डेफिनेशन बताई थी। कर्ल बेसिकली क्या था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर पर यूनिट एरिया, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी पर यूनिट एरिया, मतलब वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया पर, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहां पर ये तो मेरे पास एक बहुत बड़ा सरफेस है भाई, ये इस तरह से मेरा सरफेस है और ये इसकी बाउंड्री मेरी क्लोज है। अब मैंने तो ये रैंडम कुछ बना दी क्योंकि भाई ये तो मेरी फैक्टोरी है, ठीक है ना, इट इज जस्ट अ बाउल, तो इसकी बाउंड्री मुझे सर्कुलर दिखाई दे, तो आप चाहे तो उसकी बाउंड्री सर्कुलर ले लो या रेक्टेंगुलर ले लो, कुछ भी किसी तरह से भी आप उसकी बाउंड्री कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अब इस बाउंड्री में भाई इसका जो ये जो टोटल सरफेस है ना, ये टोटल सरफेस एरिया मेरा कितना है, एस है। और मैं पहले बोल चुका हूं कि ये मेरा क्लोज हो या फिर नॉन क्लोज हो, ये हमारे कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इसके मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल कई सारी लाइनें ड्रॉ कर दे रहा हूं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके भाई, इसको कई सारे छोटे छोटे एरियाज में हम डिवाइड कर ले। हम ऐसे नंबर ऑफ एरियाज इसके बना दे रहे हैं, हमने कई सारे नंबर ऑफ एरियाज इसके कंसिडर कर लिए। तो हमने यहां पर जो जो काम किया कि एंड हैविंग क्लोज बाउंड्री सी एंड we divide the surface S into a number of infinitely small surface element having, यहां को लिख दे रहा हूं मैं, सरफेस एरिया। भाई अब देखो इसमें देखो कितने सारे सरफेस बन गए, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनना चाहो तो कई सारे, क्योंकि मैंने तो लाइन तो रैंडम ड्रॉ करी है। लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं, कैसे सरफेस हमने कंसीडर किए हैं, हमने क्या किया, एंड वी डिवाइड द सरफेस एरिया एस इनटू अ नंबर ऑफ इनफिनिटली स्मॉल सरफेस एलिमेंट, बहुत ही ज्यादा छोटे। इज दैट क्लियर, मतलब ये इतने ज्यादा छोटे कि हम उनको टेंस टू इंफिनिटी कंसीडर कर रहे हैं। अगर टेंस टू इंफिनिटी कंसीडर कर रहे हैं उसका मतलब जो प्रत्येक सरफेस एलिमेंट होगा उसका जो सरफेस एरिया होगा इट विल टेंस टू जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं, एग्जैक्टली इट विल टेंस टू जीरो, वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, एग्जैक्टली जीरो तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हैविंग सरफेस एरिया, तो इनके सरफेस एरिया कंसीडर कर लो। हम मान ले रहे हैं del s1 del s2 up to so on del sn with boundaries C1 C2 up to so on Cn। मतलब हमने जितने भी सरफेस एरिया कंसीडर करी, इसका मतलब यहां पर जैसे अगर मैं पहला सरफेस एलिमेंट इसको कंसीडर करूं तो इसका जो सरफेस एरिया है वो तो del s1 है, और इसकी जो बाउंड्री देने का मतलब ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसकी टोटल बाउंड्री है, और इस बाउंड्री को मैं क्या नाम दे रहा हूं, C1। ऐसे इस वाले का सरफेस एरिया S2, इसकी बाउंड्री आ गई है इस तरह से, इसकी बाउंड्री को नाम दे रहा हूं मैं C2, और ऐसे यहां पर कोई एक रैंडम ले लीजिए, इसको हमने मान लिया SI, इसकी बाउंड्री को नाम दे रहा हूं मैं CI, हमने इसकी बाउंड्री का नाम दे दिया CI। तो हमने यहां पर क्या कंसीडर किया था, we divide the surface S into a number of infinitely small surface elements having surface area, this one with boundaries C1 C2 and Cn respectively, और ये बाउंड्रीज क्लोज्ड है respectively, and each boundary is closed।
हमने इस तरह से कितना एलिमेंट बना लिए, n एलिमेंट्स, और किसी को भी आप n मान लो, ये मान लो डेल n है, तो इसकी बाउंड्री हमारी कितनी है, Cn हमारी बाउंड्री है। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द टॉप, फिर हम इसको एक बार टॉप से डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमने उसको क्या करा था भाई, कई सारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट में डिवाइड किया था, और मैंने यहां पर लिख दिया कि उसमें से हमारा एक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सरफेस एलिमेंट कौन सा है, डेल si, जिसका जो बाउंड्री है ci, क्योंकि सबकी बाउंड्री तो क्लोज है क्योंकि आप इसको भी, अगर मैं इस सेक्शन को भी जो मैं आपको बाउल लेके आया था, अगर मैं इस तरह से x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूं ना, तो जितनी भी बाउंड्री बनेंगी ये सब मेरी क्लोज बनेंगी। और यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, एंटी क्लॉकवाइज इसका ट्रेसिंग कंसीडर कर रखी है। और मैंने अभी आपको बोला भी था, इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि क्यों हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रेसिंग ले रहे हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा क्यों। क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, किसी भी सरफेस का जो डायरेक्शन होती है, जैसे अगर ये मेरा सरफेस एलिमेंट है भाई, लेंथ है, विड है, आप इसको चाहे लेंथ मान लो यार, इसको विड मान लो, तो अगर ये मेरा सरफेस एलिमेंट है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होती है, और डिपेंड इस पे करता है कि आप ट्रेसिंग कैसे ले रहे हो। अब यहाँ पर देखो, ट्रेसिंग अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ भाई, ट्रेसिंग मैंने क्या ली है, ये मेरा हाथ है, ट्रेसिंग मैंने एंटी क्लॉकवाइज ली है, तो ये सरफेस एलिमेंट बाहर की तरफ निकलेगा, मतलब इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा। आप ट्रेसिंग अगर ऐसे लेते, इस तरह से ट्रेसिंग लेते, तो वो दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको नहीं ले सकते, तो आप दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बस उसका जो यूनिट वेक्टर होता है ना, वो अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ को जाता। हम बाहर की तरफ से दिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें मैंने ट्रेसिंग उसकी एंटी क्लॉकवाइज ले ली है। अच्छा, तो जब हम बात कर रहे थे कि वन ऑफ द सरफेस एलिमेंट हमारा डेल si है, हैविंग क्लोज बाउंड्री ci, तो कोई भी एक एलिमेंट को कंसीडर कर लो, हमने मान लिया कि इस ये वाला जो सरफेस है, इसका जो सरफेस एरिया है वो डेल si है, और इसकी जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ये ci है। क्लियर, एंटायर की तो c है और टोटल सरफेस एरिया मेरा s है, लेकिन s में क्लोज भी हो सकता है, नहीं भी, वो कोई भी आपके साथ कंडीशन हो सकती है, और यहां पर हम ओपन सरफेस को ही लेके चल रहे हैं। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कर्ल, ऑफ अ वेक्टर फील्ड। अच्छा, वेक्टर फील्ड की मुझे जो कर्ल की डेफिनेशन है वो क्या कहता है आपसे, कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ये क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। एक बार जिसे नहीं पढ़ा है वो एक बार कर्ल वाले टॉपिक को पढ़ ले, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड, भाई अगर मैं इस वाले एलिमेंट के लिए बात करूं, तो इस वाले एलिमेंट में भाई वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर की वैल्यू तो हर इसके प्रत्येक पॉइंट पर सेम ही है आपकी, ठीक है। अब अगर मैं केवल इस वाले कर्व की बात करूं, मैं मतलब मैं किस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर केवल रफ वर्क के लिए यूज कर ले रहा हूं, भाई हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये मेरा डेल si एलिमेंट है, थोड़ा सा मैं इसका फिगर लार्ज बना दे रहा हूं ताकि हमारे क्लियर होने के लिए सही हो जाए। ये मेरे तो कौन सा कर्व था, ये क्लोज्ड बाउंड्री ci है, और इसका जो सरफेस एरिया था दैट इज डेल si। प्रत्येक पॉइंट पर वेक्टर की वैल्यू क्या है, a वेक्टर है, ठीक है। तो भाई अगर मुझे लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड अगर निकालना है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड क्या आ जाएगा, क्लोज्ड, बाउंड्री मेरी क्लोज्ड है ci, a डॉट dr पर यूनिट सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना था, डेल si। मतलब इस सरफेस के लिए अगर मैं केवल डेल si एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो डेल si एलिमेंट के लिए पर यूनिट कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, पर यूनिट पता हमको एरिया से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर मैं केवल इस वाले सरफेस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो इस वाले सरफेस एलिमेंट के लिए जो लाइन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू है, और उसका सरफेस एरिया आ गया डेल si, तो पर यूनिट सरफेस एरिया पे आ गया। तो इसका मतलब आप इस लाइन को भाई, तो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड को आप क्या लिखोगे, इसका मतलब डेल क्रॉस ए डॉट डेल si, इट विल बी क्लोज्ड ci a डॉट dr, ये समझ गए, इसके अपॉन में वो इधर चला गया। अब मैंने SI वाले एलिमेंट के लिए ही क्यों चूज किया, क्योंकि देखो I की वैल्यू आपके पास, मैंने क्या कहा था आपसे, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा सरफेस एरिया, चौथा, ये तो सब ओपन है, लेकिन हाँ इनकी बाउंड्री जरूर क्लोज है मेरे लिए। तो अगर मैं इनको 1 by 1 फॉर सभी के लिए लिखूं, I को हमने कितने एलिमेंट में तोड़ा था, 1 2 3 अप टू 7,
n एलिमेंट्स में किया था। यही इक्वेशंस को आप क्या लिख सकते हो, दैट कैन बी डन एज del क्रॉस a del s1 इट विल बी क्लोज्ड c1 a डॉट dr। ऐसे ही दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, del क्रॉस a आई मीन टू से दैट कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड del s2 इट विल बी क्लोज्ड a डॉट dr। इज दैट क्लियर? c1 c2 इस तरह से आ रहा है। और ऐसे ही लास्ट वाले अगर हम टर्म के लिए बात करें तो इट विल बिकम del क्रॉस a del s n इट विल बी क्लोज्ड cn। जो हमारा लास्ट जो कोई भी अगर मान लो हमारा ये del s n वाला सरफेस एरिया कंटेन करने वाला एरिया एलिमेंट है, इट विल बी a डॉट dr। अगर हम इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, ऑन एडिंग ऑल दीज इक्वेशंस, ऑन एडिंग ऑल दीज इक्वेशंस, तो आपके पास यहां तो देखो कुछ कॉमन टर्म दिखाई दे रहा है और यहां पर 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक आ रहा है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज समेशन i इक्वल्स टू 1 से n del क्रॉस a डॉट del si, and here it is summation I equals to 1 से n closed ci a dot dr। तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन आ रही है, मेन इक्वेशन क्या आ रही है, दिस वन। अब यहां पर क्योंकि हमने देखो कितने एलिमेंट में इसे डिवाइड किया था, हमने इसे कैपिटल n नंबर ऑफ एलिमेंट में डिवाइड किया था। अगर मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि अगर हम इसे क्या करें, इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स में, मतलब इतने सारे एलिमेंट हम कंसीडर कर लें कि प्रत्येक एलिमेंट का जो एरिया जो आए इट विल टेंड्स टू जीरो, वो जीरो की तरफ टेंड्स करे। मतलब एग्जैक्टली आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज एग्जैक्टली जीरो, हाँ वो अप्रोच कर रहा है, इट विल नियरली इक्वल्स टू जीरो। तो ये अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाए, मतलब ये जो एरिया एलिमेंट आपने चूज किया इनकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, तो जो del si है इट विल टेंड्स टू जीरो। तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है ना, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होता है, और जो मैंने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में बताया था, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो वहां पर हमने लेकिन वॉल्यूम एलिमेंट में डिवाइड किया था। तो ये जो मेरा समीशन साइन है ना, ये समीशन साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू इंटीग्रल, एंड del si ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू ds वेक्टर। और मैं जो आपको बता रहा था भाई, इसका जो एरिया एलिमेंट आएगा, इसका एरिया एलिमेंट कैसे आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ। मतलब और मैं ऊपर की तरफ किस तरह से कह रहा हूं, आई एम टेलिंग लाइक दैट कि ये जो आपने सरफेस एलिमेंट डिवाइड किए थे भाई, अगर ये छोटा सा एलिमेंट यहां पर मान लो भाई, इस तरह से देखो, इमेजिन कर लो इसे, और इसका जो एरिया एलिमेंट आएगा ना, ठीक इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इसका जो एरिया एलिमेंट है, ये एरिया एलिमेंट हम मान ले रहे हैं n क्या है भाई। तो अगर हम तो यहां पर भाई अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है, del si टेंड्स टू जीरो, सो in left hand side the sign of summation converts, मैं यहां लिख दे रहा हूं, into सरफेस इंटीग्रल। तो हमारा साइन ऑफ समीशन सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड del si changes to ds vector where n cap is unit vector perpendicular to ds एरिया एलिमेंट। यहां लिख दे रहा हूं यार, और मैंने आपको कल भी देखो लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि थोड़ा सा स्पेस कम है, तो इस वजह से जितना हो सकता है मैं वहां पर ऐसे डिफाइन कर देता हूं। तो इनटू सरफेस इंटीग्रल एंड del si चेंजेस टू किसमें आ जाएगा, ds वेक्टर वेयर n कैप क्यों, क्योंकि ds वेक्टर को ही मैं क्या हम क्या लिखते हैं, इट विल बी वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन क्या है, ds वेक्टर वेयर n कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ds एरिया एलिमेंट। तो अब ये तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग ऑन द टॉप। तो जो जब मैंने आपको अभी बताया था भाई, जब हम इसे इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहे थे, जब मेरा n टेंड्स टू इंफिनिटी था, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी होने पे ये मेरा जो समीशन साइन है, ये समीशन साइन किसमें कन्वर्ट हो गया था,
इंटीग्रल में, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया था, ds, जहां पर भाई इस ds जो डेलस एलिमेंट है जिसको मैंने डेल ऐसा ही लिखा हुआ है, इसका जो यूनिट नॉर्मल है एन कैप ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था, तो देन दिस इंटीग्रल विल बिकम, ये आपका क्या आ गया, ये सॉल्यूशन साइन तो कन्वर्ट हो गया इन इंटीग्रल, और डबल इंटीग्रल क्यों, क्योंकि मेरा सरफेस के रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है, एंड दैट इज डेल क्रॉस ए डॉट ds vector, but here the term I equals to 1 से n closed ci a dot dr vector, ये हमारा रिमेन सेम रहा। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की, कि राइट हैंड साइड एक्चुअली मुझे इंडिकेट कर क्या रही है। देखो राइट हैंड साइड में अगर मैं किन्हीं भी दो कॉमन एलिमेंट की बात करूं, थोड़ा सा इसे समझिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको राइट आउट करके, तो हम फिजिक्स में पढ़ना है तो भाई थोड़ा सा आपको डिफाइन करके देना पड़ेगा। भाई देखो अगर मैं इसके कोई भी दो कॉमन एलिमेंट की बात करूँ ना, तो हमने ट्रेसिंग कैसे कर रखी है, हमने ट्रेसिंग ऐसे कर रखी है, आप चाहे पेपर में इस तरह से दिखा भी देना और प्रॉपर होगा आपके लिए। और इसकी ट्रेसिंग ये है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ट्रेसिंग करिए, ये कैंसिल, ये आ गया, इसमें ये नीचे, ये इधर, here it is and here it is, इसमें here it is, here it is, here it is। तो अगर हम, मैंने दो तीन एलिमेंट के लिए दिखा दिया भाई, तो अगर मैं किन्हीं भी दो, केवल मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, अगर मैं कोई भी दो सरफेस एलिमेंट चुन लूं, मैं मान ले रहा हूं कि ये सरफेस एलिमेंट था i, ये था j, हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रेसिंग करके लेके चल रहे हैं, तो इसकी ट्रेसिंग करिए तो i, मतलब j की ट्रेसिंग मैं इस तरह से कर रहा हूं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज करिए। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, एक नोटिस आपने एक चीज देखा कि जब इन सब की एंटी क्लॉकवाइज ट्रेसिंग करी, यहां पर देखो ये साइन आ रहे हैं ना, देखो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो जितने भी जो सरफेस एलिमेंट है उनके जो कॉमन फेस है ना, उनके कॉमन फेस के जो इंटीग्रल है, अगर मैं इनके इस कर्व के अलावा या इस लाइन के अलावा अगर लाइन इंटीग्रल लूंगा, तो ये लाइन इंटीग्रल एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, मतलब ये वाली लाइन हट गई, 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 ठीक है ना। ऐसे भाई यहाँ पर अगर आप ट्रेस कर रहे हैं तो ये ऊपर को चला जाएगा, ये इधर चले जाएगा, ये वाली लाइन भी हट गई, इसके लिए ट्रेस करूं, ये भी हट गया, इसके लिए ट्रेस करूं तो ये भी हट गया, इसके लिए ट्रेस करूं तो ये भी हट गया। तो ऐसे अगर मैं इसकी ट्रेसिंग करूं ना, तो आप एक ट्रेसिंग में क्या फाइंड आउट करें, भाई यहाँ पर ये लाइन मेरे लिए पूरी तरह से क्या हो जा रही है, इरेज नहीं हो जा रही है। तो एक्चुअली जो लाइन इंटीग्रल है वो तो केवल बाउंड्री पर सिमट के रह गया, एक्चुअली जो लाइन इंटीग्रल है वो मेरा किस पे सिमट के रह गया, बाउंड्री पे, मतलब अंदर के जो सरफेस एलिमेंट है उनके कॉमन सरफेस लाइन इंटीग्रल में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, बिकॉज द लाइन इंटीग्रल फॉर द कॉमन सरफेसेस आर कैंसलिंग टू वन अनदर। तो यही चीज आपको लिखनी है, एज फ्रॉम फिगर इट इज एविडेंट टू से, या इट इज easy to say that the line integral for the line integral for the common element in between any two adjacent surfaces. It is easy to say that the line integral for the common element in between any two adjacent surfaces are in opposite direction. है अपोजिट डायरेक्शन में भाई, जैसे इसका था भाई, इसमें j का ऊपर की तरफ था, y की तरफ, i का नीचे के था, तो इन अपोजिट डायरेक्शन, so they will cancel each other, or we can say that, अथवा हम क्या कह सकते हैं इसके स्थान पर, say that जितने भी अंदर के कॉमन एलिमेंट हैं, ऑल द कॉमन एलिमेंट्स, भाई अगर मैं इस वाले कर्व की ट्रेसिंग करूं तो ये देखो, ये कैंसल, ये तो इधर क्यों आ रहा है, ये ऐसे आ जाएगा, इसकी ट्रेसिंग करूं, ये ऊपर, ये इधर को आ रहा है, ये नीचे आ गया, इसकी ट्रेसिंग करूं, ये ऊपर, ये इधर को ही आ रहा है, ये डाउन हो गया, इसकी ट्रेसिंग करूं एंटी क्लॉकवाइज,
तो ये ऊपर ये इधर ही आ रहा है, डाउन में चला गया। इसकी ट्रेसिंग करूं तो ये इधर, ये तो ऐसे ही आ रहा है। तो अंदर के जितने भी सरफेस एलिमेंट है ना, और सारे, तो और हम क्या कह सकते हैं, और वी कैन से दैट दी एलिमेंट्स which are included, which are existing in between, inside the surface S, do not contribute in line integral of vector field and मैं नीचे लिख दे रहा हूं, and the line integral, और हमारा लाइन इंटीग्रल केवल कहां मिल रहा है, एट द बाउंड्री। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, और वी कैन से दैट द एलिमेंट व्हिच आर एग्जिस्टिंग इनसाइड द सरफेसेस डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड एंड द लाइन इंटीग्रल इज taken only at the periphery of surfaces। तो हिंदी वालों के लिए चाहो, मैं हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूं कि हमको यहां पर क्या क्लियर हो रहा है, फिगर से क्लियर होता है कि जितने भी अंदर कॉमन सरफेस एलिमेंट हैं, जितने भी अंदर सरफेस एलिमेंट है, उनके कॉमन फेसेस के बीच वेक्टर फील्ड ए वेक्टर का लिया गया लाइन इंटीग्रल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है, जो एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अंदर के जितने भी सरफेस एस के अंदर जितने भी सरफेस एलिमेंट एग्जिस्ट करें, दे आर नॉट, वे लाइन इंटीग्रल में, वेक्टर फील्ड ए के लाइन इंटीग्रल में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं देती। केवल कंट्रीब्यूशन कौन सा दे रहा है, केवल आउटर, बाहर की पेरिफेरी आपको कंट्रीब्यूट कर रही है, बाहर का जो परिमाप है या बाहर की जो बाउंड्री है वही केवल क्या कर रही है, मुझे कंट्रीब्यूट कर रही है। और द सरफेस है, सो इक्वेशन S1 कैन बी रिटन एज, अंदर के तो सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, केवल बाउंड्री आपका इंक्लूड कर रही है। तो इक्वेशन S को आप क्या नाम है, इस S1 को क्या लिख सकते हैं, सरफेस S डेल क्रॉस A डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू क्लोज, केवल बाउंड्री C पर, ओनली एट बाउंड्री C, क्योंकि अंदर के C1 C2 C3 C4 C तो सारे एक दूसरे को कैंसिल करके A डॉट dr, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल कर्व ऑफ वेक्टर A डॉट ds इक्वल्स टू क्लोज्ड सरफेस, क्लोज लाइन इंटीग्रल A डॉट dr, और यही आपकी क्या है, स्टोक्स थ्योरम है। ठीक है ना। तो आप भाई आई थिंक सो आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ में आई होगी, और अगर कहीं पे भी जरा सा कंफ्यूजन हुआ है देन डेफिनेटली आस्क मी, और भाई प्रॉपर्ली पढ़िए। और मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी वाले वो भी चीज़ों को समझ सकें, और हिंदी वालों को अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है देन दे कैन इमीडिएटली आस्क मी भाई। ठीक है ना। और भाई लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि थोड़ा सा मुझे फील एंड गुड हो। और कहीं पर कंफ्यूजन होता है आइदर गॉस डाइवर्जेंस हो, स्टॉक्स हो, या फिर फर्दर हम जितनी भी वीडियोस आगे हम लोग आपस में पढ़ेंगे या फिर जिसके जो भी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, तो उन चीज़ों में भाई हम आपस में बात भी कर सकें। ठीक है ना। तो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करिए कि सर मुझे अच्छा लगा, और कोई कन्फ्यूजन होता है तो हाँ भाई सर मैं यहाँ पर आई एम कन्फ्यूज्ड, तो डेफिनेटली आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को रिड्यूस करूँ। और आज के लिए सफिशिएंट है, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मजे करिए, लाइफ को हैप्पीली जिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए। टेक केयर, बाय बाय।